हम सभी लोग इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में लगभग 190 वर्षों तक शासन किया। 1757 में बंगाल में प्लासी की लड़ाई को जीत करके लॉर्ड क्लाइव ने जिस ब्रिटिश या जिस अंग्रेजी राज्य की नींव भारत में रखी, वो 1947 तक बदस्तूर कायम रहा। जब भी कोई जाति किसी दूसरे देश को या जाति को जीत लेती है, तो उस विजित जाति का मनोबल तोड़ने के लिए जो विजेता जाति है, जो विजेता संस्कृति है, वो अन्य अनेक प्रकार के मिथकों का प्रचार विजित लोगों के बीच में करती है, ताकि उनका मनोबल कभी भी ऊपर न उठ सके और वो विद्रोह करने की चेष्टा ना करें। अंग्रेज़ों ने भी ऐसे अनेक प्रकार के मिथक भारतीय समाज में प्रचलित किए, और इन्हीं मिथकों में से एक सबसे बड़ा मिथक है कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। क्या 1498 यानी 15वीं शताब्दी से पहले भारत एक राष्ट्र के रूप में विद्यमान नहीं था? यूरोपियन लोगों को भले से ना पता हो, लेकिन भारतीय या हिंदुस्तान के लोग तो इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि हमारे यहाँ तो संस्कृति हज़ारों साल पुरानी है, और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और उससे भी पहले, और उसके बाद वैदिक संस्कृति, और उसके बाद महाकाव्य काल, फिर बुद्ध काल, और उसके बाद मौर्य काल, गुप्त काल, उसके बाद राजपूत पीरियड पूरा, और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि यूरोप में चूँकि भारतीय जो देश है, इसके ज्ञान विज्ञान और इसकी भौगोलिक स्थिति की जानकारी आधुनिक यूरोप के समय में नहीं थी, इसलिए यूरोप के दृष्टिकोण से ये कहना कि 1498 में भारत की खोज वास्को डी गामा ने की तो उचित जान पड़ता है। किंतु भारत तो सदैव से एक राष्ट्र विद्यमान था, और इसमें कोई सत्यता नहीं है कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की। हम ये जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर लगभग 200 वर्ष तक शासन किया। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या अंग्रेज अकेले यूरोपियन जाति थे जो हिंदुस्तान में आए और बसे, या अन्य यूरोपियन देशों के लोग भी भारत में आकर के उन्होंने व्यापार वाणिज्य किया या बसने का प्रयास किया? तो भारत में यूरोपियन का आगमन आधुनिक समय में, अगर इस बिंदु पर मैं बात करना चाहूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग 5 देशों के भिन्न भिन्न 5 देशों के यूरोपियन लोगों ने भारत में 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दियों में अपना व्यापार वाणिज्य प्रारंभ किया। और इनमें वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था, वो 1498 में अपने पुर्तगाल के सम्राट हेनरी द नेविगेटर से वित्तीय सहायता प्राप्त करके उसने भारत की खोज यूरोप के लोगों के लिए की थी, भारतीयों के लिए नहीं की। 20 मई 1498 को कालीकट के तट पर दक्षिण भारत में वास्को डी गामा राजा जमोरिन के दरबार में पहुंचा, और वहां उसने व्यापार वाणिज्य की गतिविधियों को चलाने की अनुमति प्राप्त की। और उसके बाद 3 महीनों तक वास्को डी गामा दक्षिण भारत में रहा, और 3 महीने के बाद जब वो यूरोप वापस लौटा, पुर्तगाल वापस लौटा, तो जो भारत से वो सामान लेकर के गया था, उसको जब उसने वहाँ बेचा तो उसमें 60 गुना फ़ायदा उसको हुआ। तो ऐसी स्थिति में यूरोप के सभी देशों में जब इस बात की जानकारी हुई कि वास्को डी गामा ने अफ्रीका महाद्वीप के चारों तरफ समुद्री रास्ते की एक खोज कर ली है कि केप ऑफ गुड होप से होकर के दक्षिण भारत तक पहुंचा जा सकता है, तो एक तरीके से यूरोपियन देशों में, जो उस समय के अग्रणी यूरोपियन देश थे, उनमें इस बात की होड़ मच गई कि कौन जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मात्रा में व्यापारिक गतिविधियाँ भारत के साथ चला सके। तो सर्वप्रथम जो यूरोपियन लोग भारत आए वो पुर्तगाली थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1498 में वास्को डी गामा दक्षिण भारत में कालीकट आ पहुंचा था। इसके बाद वो वापस चला गया, और 2 वर्षों बाद ही, चूँकि मुनाफा बहुत हुआ था, तो उसको 2 वर्षों बाद ही पुनः वो भारत आया 1501 में। और अब की बार उसने दक्षिण भारत में कन्नूर में जो कंपनी स्थापित हुई, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी पहली फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित की। पुर्तगालियों में बहुत सारे लोग हिंदुस्तान आए, लेकिन उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है उसका नाम है अल्फांसो अल्बुकर्क, जिसने बीजापुर के मुस्लिम सुल्तान से गोवा छीन लिया था। और हम देखते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित होने से पहले गोवा पुर्तगालियों का एक उपनिवेश बन गया था, और संपूर्ण अंग्रेजी साम्राज्य के दौरान भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही उसको पुर्तगालियों के कब्जे से आज़ाद कराया जा सका। दूसरे जो लोग, जो यूरोपियन देश के लोग थे, वो थे हॉलैंड के डच प्रजाति के लोग। ये जो हॉलैंड के डच लोग थे, इनके देश को आधुनिक समय में नीदरलैंड कहा जाता है,
और ये भी 1602 में इन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और भारत चले आए। 1605 में इन्होंने भी दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम नामक जगह पे अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। इसके अलावा जो डच लोग थे वो श्रीलंका पर भी उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया पुर्तगालियों को हरा करके, और मद्रास के पास नागपट्टनम एक जगह है, वहाँ पे भी इन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित की। जो तीसरी प्रजाति यूरोपियन रही वो इंग्लैंड के अंग्रेज थे। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ फर्स्ट के आदेश से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुई और महारानी खुद भी इसमें एक शेयर होल्डर थी। इसके बाद कंपनी की तरफ से 1608 में विलियम हॉकिंस, जो कि मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था, वो आया और उसने व्यापारिक गतिविधियों को चलाने की इजाज़त मांगी। जहांगीर ने उसको इजाज़त दे दी और उसके बाद 1615 में दोबारा एक नया दूत सर थॉमस रो, जो कि ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट के द्वारा भेजा गया था, वो भी मुगल दरबार में आया। और इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1619 में सूरत के बंदरगाह में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद उन्होंने मद्रास में 1639 में, बॉम्बे में 1668 में और कलकत्ता में 1690 में अपने गोदाम या अपनी व्यापारिक गतिविधियों को चलाने वाले केंद्र, जिन्हें वो फैक्ट्री कहते थे, वो उन्होंने यहाँ पर स्थापित की। एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताने की है कि पुर्तगाल की जो एक राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगांजा, उसकी शादी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स सेकंड से हुई थी। तो पुर्तगालियों ने ये जो बॉम्बे का द्वीप था, जो बॉम्बे जिसे हम कहते हैं आज, ये बॉम्बे शहर दहेज में कैथरीन ब्रेगांजा की शादी के उपलक्ष्य में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था, जो कि ब्रिटेन का राजा था। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों के पास जो बॉम्बे आया था, ये दहेज में इन्हें पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे फिर बंगाल की तरफ अपना कदम बढ़ाया और उन्होंने जो बंगाल का सूबेदार था, मुगल सूबेदार सुजाउद्दौला, उससे अनुमति मांगी और हुगली में फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद कंपनी ने 3 गांव की ज़मींदारी खरीदी, जिस पे बाद में उन्होंने अपना किला, जिसे फोर्ट विलियम किला कहते थे, वो बनाया कलकत्ते में। और ये जो 3 गाँव की ज़मींदारी थी, ये सुल्तानाती, गोविंदपुर और कोलकाता, ये 3 गाँव थे छोटे छोटे। ये इन्होंने मुगल जो सूबेदार था सुजाउद्दौला, वहाँ से पैसे दे करके ज़मींदारी खरीदी और बाद में कलकत्ता के ऊपर ये जो 2 गांव थे, इनको मिला करके एक बड़ा शहर बनाया गया, जिसे हम आज कोलकाता या कलकत्ता के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे फोर्ट विलियम बनाया गया। जो चौथे यूरोपियन लोग थे वो थे डेनमार्क और नॉर्वे के डैनिश लोग। तो ये जो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना 1616 में हुई और 1620 में ये भी लोग अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हिंदुस्तान आए दक्षिण भारत में, और इन्होंने तमिलनाडु में ट्रांकुबर नामक स्थान पर 1620 में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। 1676 तक आते आते इन्होंने बंगाल को अपना हेडक्वार्टर बनाया और सीरमपुर एक जगह है बंगाल में, उसको इन्होंने अपना, जो डेनिश लोग थे, उसको अपना हेडक्वार्टर घोषित किया। जो अंतिम लोग यूरोप से भारत आए वो थे फ्रांस के लोग, जिन्हें हम फ्रेंच लोग कहते हैं। और इन्होंने 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उस समय फ्रांस का राजा लुई 14वां था, जिसके बारे में यूरोपियन इतिहास के संबंध में जो मैंने वीडियो कल पोस्ट किया है उसकी काफ़ी बातें उसमें बताई गई हैं। तो फ्रेंच लोग, जो फ्रांसीसी लोग जब इन्हें हिंदुस्तान आए तो इन्होंने भी अंग्रेज़ों की तरह 1668 में सबसे अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की और उसके बाद अगली फैक्ट्री 1669 में मसूलीपट्टनम तमिलनाडु में स्थापित की। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने 1674 में बीजापुर के सुल्तान से पांडिचेरी छीन लिया लड़ाई करके, और बाद में हम भविष्य में देखते हैं कि फ्रांसीसी लोगों का पांडिचेरी ही प्रमुख केंद्र बना रहा और ये भी आज़ादी के बाद ही फ्रांसीसियों से मुक्त कराया जा सका। ये भी जब तक ब्रिटिश साम्राज्य रहा फ्रांसीसियों के कब्जे में ही चलता रहा। फ्रांसीसी लोगों ने पांडिचेरी के अलावा यनम, माही, करिकल और बंगाल में चंद्रनगर को भी अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। यहाँ पर भी उन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित की। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये 5 देशों के लोग, यानी कि पुर्तगाल के आए, हॉलैंड के डच आए, इंग्लैंड के अंग्रेज आए, बंगाल में भी पहुँचे, और डेनमार्क नॉर्वे के डैनिश लोग आए, और फ्रांस के फ्रांसीसी लोग भी हिंदुस्तान आए, सभी ने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की, सभी ने हिंदुस्तान के साथ व्यापारिक गतिविधियाँ प्रारंभ की। तो प्रश्न ये उठता है कि ये किस प्रकार का व्यापार था, ये किन चीज़ों का व्यापार यहाँ से यूरोपियन कंपनियाँ करती थीं। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जो प्रमुख व्यापारिक वस्तुएँ थीं उस समय, उनमें कपास, सिल्क, नील,
नील का पौधा होता था, जिसे इंडिगो कहते हैं अंग्रेजी में। क्योंकि उस समय तक कृत्रिम रंगों का आविष्कार नहीं हुआ था, आर्टिफिशियल कलर्स का, तो कपड़ों को रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता था और इसमें नील काम आता था, नील का पौधा। तो कपास का व्यापार होता था, सिल्क का व्यापार होता था, जिसकी भारी मांग थी यूरोप में, चूँकि ठंड पड़ती है। कपड़े रंगने के लिए नील का व्यापार होता था। इसी तरीके से नमक और चावल, अफ़ीम का व्यापार भी कुछ माध्यम तक होता था, क्योंकि उसमें अफ़गानिस्तान तक का इलाका हिंदुस्तान का ही पार्ट होता था। और इसके अलावा चाय और दक्षिण भारत में जो भिन्न भिन्न प्रकार के मसाले पाए जाते हैं, इन सब का व्यापार बड़ी मात्रा में इन यूरोपियन कंपनियों ने प्रारंभ किया था। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये 5 यूरोपियन कंपनियां हिंदुस्तान में आई, तो आखिरकार ये सारे लोग चले कहाँ गए? केवल बाद में हम देखते हैं कि अंग्रेज ही क्यों सफल हुए हिंदुस्तान पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में। तो देखिए, ये चूंकि सभी व्यापारिक कंपनियां दक्षिण भारत में स्थापित हुई थीं भिन्न भिन्न प्रांतों में, और चूंकि दक्षिण भारत में पूर्वी तट और पश्चिमी तट समुद्री बंदरगाहों से भरे हुए हैं, तो लिहाजा वहाँ व्यापारिक गतिविधियों को चलाने की भरपूर अवसर उन्हें प्राप्त थे। तो दक्षिण भारत में धीरे धीरे जैसे ये बसते चले गए, वैसे वैसे इनमें व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो गई। और ये व्यापारिक प्रतिस्पर्धा इन व्यापारिक कंपनियों में प्रारंभ हुई कर्नाटक में। कर्नाटक में हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों में और फ्रांसीसियों में प्रतिद्वंदिता हुई सर्वोच्चता के लिए, और कर्नाटक के अंदर 3 युद्ध लड़े गए। 1746 में एक कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसका जो कारण था वो हिंदुस्तान की राजनीति से संबंधित नहीं था, क्योंकि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था और उसमें ब्रिटेन और फ्रांस अलग अलग पार्टी थी। इसलिए जैसे ही वहाँ पे संघर्ष शुरू हुआ, तो हिंदुस्तान में भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में संघर्ष प्रारंभ हो गया। ये संघर्ष 2 वर्षों तक चला और बाद में यूरोप में एक्सला-सेपल की संधि से ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो प्रश्न है वो हल कर लिया गया। इसी के साथ हिंदुस्तान में भी कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया, जो कि सर्वोच्चता के लिए था ब्रिटिश और फ्रांसीसी लोगों के बीच में। इसके बाद 1749 में कर्नाटक में नवाब कौन बने, इस प्रश्न को लेकर के फ्रांसीसी और अंग्रेजी दोनों कंपनियों ने राजनीति में हस्तक्षेप किया। यह संघर्ष भी पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ और फ्रांसीसियों को कह दिया गया कि आप पांडिचेरी तक ही अपने आप को सीमित रखें, भारत के अन्य क्षेत्रों में आप अंग्रेज़ों के साथ प्रतिद्वंदिता ना करें। तो धीरे धीरे इस तरीके से गतिविधियों में आपस में लगातार संबंधों में खराबी आती गई। और तीसरा जो कर्नाटक का युद्ध है अंतिम, वो 1756 में लड़ा गया। इसका कारण भी भारत की राजनीति से संबंधित नहीं था, क्योंकि यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, वो प्रारंभ हो गया था और उसमें ब्रिटेन और फ्रांस अलग अलग पार्टी थे। लिहाजा उसी कारण से हिंदुस्तान के अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों संघर्षरत हो गई। और 1760 में कर्नाटक में वांडीवाश एक जगह है, वहाँ अंग्रेज़ों ने अंतिम रूप से फ्रांसीसी सेनाओं को पराजित कर दिया। और इसके बाद जो संधि हुई, उसके बाद ये तय कर दिया गया कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न है या राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करती है, उन जगह उन घटनाक्रमों में फ्रांसीसी लोग ना तो पार्टिसिपेट करेंगे ना हस्तक्षेप करेंगे। इस प्रकार से इन 5 यूरोपियन देशों की कंपनियों में अंग्रेज ही उभर के सामने आए और उन्होंने अगले 100 वर्षों के अंदर धीरे धीरे लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज की स्थापना की। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज सफल हुए हिंदुस्तान के अंदर, और उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य, जो कि बहुत लाभदायक था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वो हिंदुस्तान में कायम किया। धन्यवाद।